शादी के 2 माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। खुशी खुशी ये खबर सुनाने अपनी माँ के घर गई। अम्मा ने रात रुकने को कहा। मैंने अपने शोहर को फ़ोन करके बताया तो वो कहने लगा, दरवाजे पर जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं हैरान रह गई। दरवाजे पर गई तो वो वाकई वहाँ एक शख्स बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ा था। सब घर वाले जमा हो गए। ये देखने लगे कि मेरे शोहर ने मेरे लिए क्या भेजा है। जैसे ही बॉक्स खोला, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें मेरी शादी का लहंगा था जो ज़्यादातर जला हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी। मैं अपनी आंखों के सामने पड़े हुए इस डब्बे की तरफ देख रही थी, अपने वजूद में नन्ही सी जान लिए। जब मैंने इस डब्बे का ढक्कन खोला तो मेरी जान निकल गई। मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और जब मैंने पलटकर अपने घर वालों की तरफ देखा तो मेरा नाम कोमल था और मैं अपने नाम की तरह नाजुक सी, पतली सी और खूबसूरत थी। मेरे बाबा अमीर आदमी थे और उनके पास बहुत पैसा था। हमारा घर गांव के खूबसूरत इलाके में था, जहां हर तरफ हरियाली थी और घर के सामने छोटा सा बाग था जिसमें फूलों की खुशबू हवा में घुलती रहती थी। शाम के वक्त सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्ते सुनहरी कर देती थी और परिंदे अपने गाने गाते थे। हम लोग वहाँ सुकून से रहते थे और सब कुछ अच्छा लगता था। एक दिन हमें पता चला कि हमारे सामने वाले घर में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। वो बहन भाई अकेले रहते थे। इनके घर के सामने छोटा सा सहन था जिसमें चंद नए पौधे लगे थे और खिड़कियों से रोशनी छलकती थी। वालदा ने कहा कि इनको एक वक्त का खाना बना के दे देते हैं और चाय भी भेज देते हैं। मेरी माँ नरम दिल और मेहरबान थी। मैंने देखा कि निम्रा की आंखों में खास बात थी और हमीद का रवैया बहुत शाइस्ता और संजीदा था। जब हम पहली बार इनसे मिलने गए तो बैठने के लिए सहन के पिछले हिस्से में कुर्सियां रखी हुई थी। हम सब बैठे और बातचीत होने लगी। हमें पता चला कि ये लोग वाकई बड़े अच्छे हैं। उम्मीद ने बाबा के साथ काफ़ी वक्त गुजारा और बाबा ने भी उसकी बातों में दिलचस्पी ली। हमने निम्रा को भी अपने घर आने की दावत दी और पहली बार हल्की सी शर्मिंदगी के साथ आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आना लग गई। हम सब के दरमियान मोहब्बत और एतमाद बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद ये लोग अपना घर बनाकर डिफेंस कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। वहाँ के मकानात नए और कशादा थे, गलियाँ साफ और चौकोर थी। निम्रा एक दिन आई और अचानक कहने लगी कि मेरी भाभी बन जाओ। मैं हैरान हुई। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो? पर उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं सीरियस हूँ। मैंने सोचा था कि जब हम अपना घर बना लेंगे तो भाई की शादी करेंगे। अब वो दिन आ गया था। मेरे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी थे, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा लग रहा था। लड़का अकेला था, अपना घर बना लिया था, नौकरी अच्छी थी और शक्ल भी खूबसूरत थी। उम्मीद ने कहा कि वो पहले अपनी बहन की शादी करेगा और उसके बाद अपनी शादी करेगा। अगर निम्रा की शादी हो गई तो वो अकेला रह जाएगा। इस बात के बाद हमारे वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी। हम सब ने गौर किया और महसूस किया कि लड़का वाकई अच्छा और मुनासिब था। मैंने खुद भी देखा कि लड़का शाइस्ता, खुश इखलाक और जिम्मेदार था। ईद के दिन कभी कभार बातचीत हो जाती थी और सलाम मिलता था, पर इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। हमें ये रिश्ता अच्छा लगा और सब कुछ सही महसूस हुआ। मैंने सोचा कि यही सब के लिए बेहतरीन फैसला है और सबके लिए सुकून और खुशी ले आएगा। जब ये बात बढ़ी तो हमें पता चला कि उम्मीद का कहना था कि वो पहले अपनी बहन की शादी करना चाहता है, लेकिन अभी इसके लिए रिश्ता नहीं मिला था। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता, कभी कभी खिड़की के पास आकर बाहर के मंजर को देखता और कभी कभी हमें हल्की मुस्कुराहट के साथ देखता, कि जैसे दिल में कुछ बात रखी हो लेकिन कहने से डरता हो। बाबा ने एक दिन बात करते हुए मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम पहले अपनी शादी कर लो, घर में औरत आ जाएगी तो फिर लड़की के लिए रिश्ता देखना और सारे मामलात संभालना आसान हो जाएगा। बाद में तुम अपनी बहन की शादी कर लेना। ये बात सुनकर मैंने महसूस किया कि वाकई समझदारी यही है, क्योंकि अगर कोई भी समझदार इंसान जो सुनता तो फौरन कहता कि हाँ वाकई ये बात ठीक है। हमीद कहाँ अकेला अपने लिए
और अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करे और फिर सारे मामलात देखता फिरे। बाबा ने मज़ीद कहा कि फिर हम लोग भी तुम्हारी फैमिली बन जाएंगे, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, शाम में काम करेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि हमीद ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। उसकी खामोशी में भी कुछ एहतराम और सोच नज़र आ रही थी। लेकिन फिर इसने बलाखिर बाबा की बात मान ली और कहा कि ठीक है। इस दिन से सारे फैसले बाबा की मर्ज़ी के मुताबिक होने लगे। बाबा की तरफ से सब कुछ तय होना शुरू हो गया कि शादी किस जगह होगी, क्या पकाया जाएगा, कौन सा वक्त और कौन सी तारीख होगी। हर छोटी बड़ी बात पर इनकी रहनुमाई थी। उम्मीद भी बलाखिर इनकी बात मान ली और हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद घर मेरे हवाले हुआ और निम्रा भी हमारे साथ रही। मैंने देखा कि घर में इंतज़ामात बाबा की निगरानी में हो रहे थे। हर चीज़ दुरुस्त और तरतीब से चल रही थी। अब घर में रहते हुए मेरे साथ निम्रा भी थी और मैंने महसूस किया कि हमारी दोस्ती अच्छी है। हमीद शोहर होने के नाते अच्छा शोहर था और इसके साथ रहना मेरे लिए नया तजर्बा था। अभी तक मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। हर दिन नए तजर्बात लेकर आता और मैं आहिस्ता आहिस्ता समझ रही थी कि शादी और ज़िंदगी के मामलात किस तरह चलते हैं। घर के माहौल में अमन था, लेकिन दिल में कई सवालात थे जो वक्त के साथ हल होने थे। शादी को एक हफ्ता हुआ था कि निम्रा के लिए एक रिश्ता आया। उम्मीद ने मुझे बताया कि देखने जाएंगे। मैंने हल्की सी दिलचस्पी के साथ कहा ठीक है। जब हम देखने गए तो लड़का भी ठीक ठाक था और इसके घर वाले भी बड़े खुश इखलाक थे। घर के बाहर छोटा सा बाग था जिसमें फूल खिल लगे थे और सहन में रोशनी छलक रही थी। अंदर दाखिल हुए तो हर चीज़ साफ़ सुथरी और तरतीब से रखी हुई थी। लड़के के वालिदैन ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया और निम्रा भी पहली बार हल्की सी शर्मिंदगी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए बैठ गई। हमने बातचीत की और मैंने महसूस किया कि वाकई लोग अच्छे और बाअखलाक हैं। वापस घर आए तो निम्रा ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने मजाक में कह दिया कि तुम अपने रिश्ते के बारे में खुद ही पूछ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? निम्रा ने बस चुप रहकर सर झुकाया और मैं हंसने लगी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अरे अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, खुश रहोगी वहाँ, पर बड़े अमीर हैं। लड़का भी बड़ा खूबसूरत है। और उसके बाद जब रिश्ता पक्का हुआ तो मैंने उससे मजाक में कहा कि अब अपना बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। मेरी मज़ाहिया बातों की आदत थी और हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ये सब बिल्कुल हल्का फुल्का लग रहा था। कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। निम्रा भी हंस रही थी, लेकिन इसके बाद रात को मैंने देखा कि वो रोते हुए उम्मीद को कुछ बता रही थी और मुझे देखकर चुप हो गई। मैं कुछ समझ ना सकी कि आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है। अगली सुबह जब हम ईद के कमरे में आए तो मैंने हल्की सी आवाज़ में पूछा कि निम्रा किस बात पर रो रही थी? हमीद ने नरमी से कहा, कुछ नहीं, बस उसका रिश्ता पक्का हुआ है ना, इसलिए इसे अम्मी अबू की याद आ गई। मैंने तजस्सुस के साथ कहा, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी अम्मी अबू के साथ क्या हुआ था। उसने खामोशी से कहा कि ये ख़ानदानी दुश्मनी थी। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी दुश्मनी कैसे हो सकती है? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। उम्मीद ने थोड़ा सा सर हिलाते हुए कहा कि फिल्मों से ज़्यादा कभी कभी ज़िंदगी में हो जाता है। तुम फिक्र ना करो, किसी दिन बता दूंगा। मेरा शोहर बिल्कुल सीधा साधा था। इसका रवैया एकदम साफ और साफ गोई वाला था। वो सीधी सीधी बातें करता था, ज़्यादा मामलात में बोलता ना था, ना हंसता ना गुस्सा करता, चुपचाप रहता था और इसी वजह से मजाक भी नहीं करता था। इसकी खामोशी में एक अलग ही संजीदगी और एतमाद महसूस होता था। मुझे कभी कभी लगता कि थोड़ा सा खड़ूस है, लेकिन फिर मैं सोचती कि मर्दों को खड़ूस ही होना चाहिए। ऐसे हंसने मुस्कुराने और मजाक करने वाले मर्द दिल फेंक होते हैं, और ऐसे मर्द किसको अच्छे लगते हैं। मैं इस दिन से ज़्यादा गौर करने लगी कि ज़िंदगी और शादी के मामलात कितने हसास होते हैं। हर शख्स के जज्बात को समझना कितना ज़रूरी होता है। निम्रा का रोना, हमीद की खामोशी और मेरी हंसी सब एक साथ मिलकर एक नया तजर्बा दे रहे थे।
घर के माहौल में मोहब्बत और एहतियात दोनों मौजूद थे। मैंने महसूस किया कि सीधा साधा और संजीदा रवैया एक मर्द को मजबूत और काबिल एतमाद बना देता है, और इसी के साथ घर का माहौल भी महफूज और पुरसुकून रहता है। एक दिन हमारे घर में दावत रखी गई। मैंने ख़ास तौर पर खाने पीने का इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर रंग बिरंगे बर्तन सजे हुए थे। सालन की खुशबू हर तरफ फैल रही थी और फूलों की नरम खुशबू भी सहन में आ रही थी। घर के अंदर हर कमरा साफ सुथरा था और रोशनी की हल्की शुआएं खिड़कियों से दरख्तों की छांव में झलक रही थी। निम्रा इस दिन नहीं आई थी क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही थी। इसी वक्त मेरी एक कज़न आई जिनकी शादी को 6 साल हो गए थे। वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए हमेशा बड़ी बहन की हैसियत रखती थी। उनका नाम मरियम आपी था। वो नहायत गुफ्तार और खुश इखलाक थी। वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आई। मरियम आपी शादी के वक्त हमारी तकरीब में नहीं आ पाई थी क्योंकि वो उम्रे पर गई हुई थी। अब जब वो हमारे घर आई तो उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने हंसकर कहा कि इस घर में मैं दावत दे देती हूँ, हमीद को भी बुला लो। मैंने दिल में सोचा कि ये एक अच्छा मौका है क्योंकि हमीद हमेशा थोड़ा सा संजीदा रहता था और मेरी खुशी में शामिल होना उसके लिए ज़रूरी था। मेरी खुशी देखकर वो भी आ गए। थोड़ी देर हम सबके साथ बैठकर खाना खाया। दस्तरखान के गिर्द हल्की हल्की बातें और हंसी मजाक होती रही। खाने के बाद कुछ मौज़ूआत पर बातें शुरू हुई। मरियम आपी ने महंगाई के बारे में कहा कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। शादी के दौरान खर्चे बढ़ गए हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुश्किल हो गई है। मैंने उनकी बातों पर हंसते हुए तबसरा किया कि वाकई हालात काफ़ी मुश्किल हैं। हम सब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बातें की और फिर थोड़ी देर खामोशी छा गई। मैंने महसूस किया कि वो वाकई मामलात पर गौर करती हैं और संजीदगी से बातें करती हैं। उसके बाद हमीद और मेरे बाबा दूसरे कमरे में चले गए। वो कमरा छोटा सा लेकिन आरामदेह था। दीवारों पर किताबें रखी हुई थी और खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। वहाँ वो दोनों बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। मैंने हमीद के साथ वापस आकर बैठना शुरू किया। वो चुपचाप था और मरियम आपी के बारे में कोई तबसरा नहीं किया कि वो कौन है या कैसी है। मैंने महसूस किया कि वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, संजीदा और मोहतात। 2 दिन बाद मुझे मरियम आपी की कॉल आई। वो हल्की संजीदा लेकिन नरमी से बोली कि तुम्हारा शोहर मुझे नफसियाती मरीज़ लगता है। मैं हैरान हुई और पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? तो वो दोबारा बोली कि हाँ, तुम्हारा शोहर मुझे नफसियाती मरीज़ लगता है। ये इंसान नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे साथ कैसा है? तुम्हें ऐसा मसला तो नहीं है जो तुम बता नहीं रही हो? मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़े चुप रहते हैं, संजीदा हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। मरियम आपी ने कहा, अगर वाकई ऐसा है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आज तक मेरी फेस रीडिंग गलत नहीं हुई। उन्होंने हमेशा सही अंदाज़ा लगाया और मैं जानती थी कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके अंदाजे काफ़ी दुरुस्त होते हैं। मैंने अपने आप से भी कहा कि वो मरियम आपी हैं, कोई खुदा नहीं कि हर बात का पता हो। मुझे गुस्सा आया कि मेरे शोहर को नफसियाती मरीज़ क्यों बोल दिया। मैंने दिल में कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में तय कर लिया कि अगर दोबारा ऐसी कोई बात की गई तो मैं फ़ौरन कहूँगी कि आप ऐसी बात ना करें। अम्मा ने मुझे सिखाया था कि शोहर की बेइज्जती अपनी बेइज्जती होती है और मैं कभी भी ये असूल नहीं भूलूंगी। मुझे ये बात याद दिलाने की ज़रूरत थी कि शोहर के साथ इज्जत का रवैया सबसे अहम है। हमीद के बारे में मुझे अब सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हमारी शादी चल पड़ी थी और मैंने महसूस किया कि वाकई शादी के शुरू में जो मसाइल बनते हैं वो आर्जी होते हैं। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाता है। हमारे लिए भी यही हुआ। कोई बड़ा मसला नहीं था और निम्रा का रिश्ता भी तय हो गया था। एक दिन निम्रा घर आई और उसके हाथ में एक डिज़ाइनर सूट था जो इसने देखा था और बहुत पसंद कर लिया था। वो चहकती हुई कहती थी, मैंने यही सूट लेना है। मैं हैरान रह गई क्योंकि इस सूट की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे मेरे शोहर का पता था
وہ 85,000 की नौकरी करता है और इसे 5,000 पेट्रोल के भी मिलते हैं, लेकिन वो अपनी 2 महीने की तनख्वाह से सिर्फ सूट ले लेता। ऐसा थोड़ी होता था। मैंने बातों बातों में हमीद से पूछा, इसने कैसे ये मुमकिन किया? तो वो बस हंस दिया और कहा कि कोई ख़ास सेविंग नहीं है, हमारे पास छोटा सा घर है। निम्रा के जाने के बाद वो घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक था और हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी। सिर्फ खाना पीना और छोटे छोटे ज़रूरी काम चलाने के लिए ही काफ़ी था। हमीद ने बताया कि कोई ख़ास बैंक बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है, हमारे वसाइल इतने ही हैं। मेरी नौकरी का सहारा है और घर के मामलात इसी से चलते हैं। अगले दिन मुझे निम्रा ने खुशी से बुला लिया। इसकी आवाज़ में खुशी की लहर थी। जब मैं बाहर गई तो हैरान रह गई। वही सूट इसके हाथ में था और वो खुशी से नाच रही थी। कभी हमीद के गले लगती तो कभी अकेले खुशी से उछलकर मुस्कुराती रहती। इसकी आंखों में आंसू भी थे जो खुशी के साथ झलक रहे थे। वो कहने लगी, देखें, मेरा भाई ले आया मेरे लिए सूट। मैं तो कुछ समझ ना पाई कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। मैंने सोचा कि हमीद के लिए निम्रा कोई ख़ास अहम नहीं है, बस घर में रहती है जैसे इसकी बहन है, लेकिन फिर भी इसके लिए इतना महंगा सूट खरीदना उसकी मोहब्बत और ख्याल का सबूत था। मैंने रात को हमीद से पूछा कि ये कैसे लिया, तो उसने बेतकल्लफ लहजे में कहा कि जैसे दुकान से चीज़ खरीदते हैं वैसे ही खरीदता हूँ, पैसे दिए हैं और चीज़ ली है। मैंने कहा, ये तो बहुत महंगा सूट था। तो वो बोला, महंगा था तो क्या हुआ, मेरी बहन की फरमाइश थी ना, बहन को शहजादी जैसी लगेगी। मैं खुद सोचने लगी कि मेरे लिए जो सूट भेजा गया था वो सिर्फ 25,000 का था। अगर वाकई फरमाइश और खुशी की बात थी तो मुझे भी हक था कि मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकती थी। लेकिन मैंने कहा, छोड़ो, मेरा वक्त गुजर गया। पर दिल के अंदर ये बात बैठ गई कि हमीद की नरमी और दिल की सखावत हर किसी के लिए बराबर है। और ये सोच मुझे कभी कभी मुस्करा देती और कभी अंदर से थोड़ा सा तेज़ कर देती कि मुझे भी अपनी फरमाइश का हक होना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में टिपिकल औरतों वाली वो जज्बाती लहर उठी। मैंने सोचा, जब बहन को 1.5 लाख का सूट खरीद के दे सकता है तो मुझे भी 15,000 का सूट तो खरीद के दे ही सकता है। मैंने हमीद से कहा कि निम्रा की शादी पर मुझे भी तैयार होना है, मुझे भी अच्छा लगना है। इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ जाहिर है, तुमने क्यों नहीं तैयार होना। मैंने कहा, फिर एक जोड़ा मुझे भी ले दे। ये देखिए, मैंने ऑनलाइन देखा है, लेकिन ये इधर एक दुकान पर पड़ा हुआ है, जाकर ले आते हैं। उम्मीद ने पूछा, कितने का है। मैंने कहा, 15,000 का। कहने लगा, 15,000 का, क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा, क्यों, फिर क्या मैं जोड़ा ना पहनूं। तो उसने कहा, देखो, अभी तो हमारी शादी हुई है, 3 महीने भी नहीं हुए, इतने सारे जोड़े हैं तुम्हारे पास, तो तुम एक काम करो, वलीमे का जोड़ा पहन लो। उसका कलर भी लाइट है और बिल्कुल नया है और इतना अच्छा है। मैंने कहा, लेकिन मुझे नया जोड़ा पहनना है। हमीद ने कहा कि वो नया ही तो है, 3 महीने भी तो नहीं हुए। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये जोड़ा पसंद है। हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने किसको दिखाना है पहनकर, मुझे दिखाना है ना, मुझे तो तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। इसके बाद मैं दोबारा कुछ न बोली, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि हमीद ने मुझे मेरी जगह दिखा दी है। वो मेरी ख्वाहिश और पसंद को समझ रहा था और मेरे जज्बात को तस्लीम कर रहा था। अब शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे और तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो गई थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, फूलों के गुलदस्ते और मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। निम्रा एक दिन मुझसे आकर कहती है, भाभी देखे ना, जो मेरे जोड़े पे हल्का सा निशान लगा हुआ है, ये उतर नहीं रहा। मैंने करीब जाकर देखा, निशान वाकई मामूली सा था, लेकिन मैंने सोचा, अच्छा मैं इसे साफ करके लाती हूँ, थोड़ा सा मीठा सोडा और हल्का सा पानी लगाकर साफ किया जाएगा। मैंने उसका जोड़ा लेकर किचन में चली गई, लेकिन किचन में चूल्हा जल रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब इस सूट ने आग पकड़ ली और वो लहंगा जल गया। मैं देखकर चौंक गई, आंखें बड़ी हुई और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन पानी लाने की कोशिश की, लेकिन वो जलता हुआ लहंगा मज़ीद खराब हो गया। अच्छा भला सूट मुकम्मल तौर पर जल गया। मैंने निम्रा को देखा, वो हैरान और थोड़ी उदास थी। मैंने फ़ौरन कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं, लेकिन वो खामोश रही। हमीद भी वो मंजर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस कुछ लम्हे वो बस मुझे अजीब सी नज़रों से देखते रहे, लेकिन गुस्सा नहीं आया।
اس سے میرے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی حادثہ تھا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعد میں فوری طور پر کرائے پر ارجنٹ بیس پر لہنگا منگوا لیا گیا۔ اس کا کرایہ 30,000 روپے آیا، لیکن نمرا خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی پسند کے لہنگے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم سب نے کوشش کی لیکن دل کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال شادی مکمل ہوئی۔ نمرا کی خوشی اور جذبات کے ساتھ وہ اپنے گھر کی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، اور ہم سب نے دل میں سکون محسوس کیا کہ سب کچھ ختم ہوا، لیکن دل کے اندر چھوٹی چھوٹی یادیں اور لمحات ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ نمرا مجھ سے مل کر بھی صحیح طرح سے نہیں گئی۔ میں نے یہ بات حمید سے کہی تو اس نے نرمی سے کہا، ہو سکتا ہے وہ دکھی ہو کہ ماں باپ کے بغیر ہی رخصت ہو رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید واقعہ یہی وجہ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ سوٹ کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، جو گزر گیا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ میں نے دل ہی دل میں سکون محسوس کیا اور شکر ہے میرے شوہر کو غصہ نہیں آیا۔ تو پھر مجھے بھی بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بس چپ رہنا بہتر سمجھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس کے بعد ایسی بہت سی باتیں ہوئیں جو بالکل نارمل تھی، جیسے نمرا کا شوہر ایک دن ہمارے گھر آیا۔ ہم نے ان کی دعوت دی کہ چلو ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لو۔ کھانے کی میز پر ہلکی روشنی تھی اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، بھابھی آپ نے اتنی اچھی بریانی بنائی ہے، نمرا کو بریانی بنانی نہیں سکھائی؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ یہ سن کر نمرا کا موڈ کچھ بگڑ گیا۔ بار بار اس کا موڈ ایسا ہو جاتا تھا، لیکن میری نیت بالکل بری نہیں تھی۔ میں بس نارمل باتیں کر رہی تھی، اور حمید بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ نہیں سوچتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے مجھے بار بار بولنے کا موقع بھی مل جاتا تھا اور میں بار بار بول لیتی تھی۔ شاید میں نے 2-3 باتیں ایسی کر دی جو شاید حساس ہو سکتی تھی، لیکن میری نیت کبھی بھی بری نہیں تھی۔ میں صرف گفتگو میں شامل ہو رہی تھی اور ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ میں نے حمید سے کہا کہ آج کل میری طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے، تو اس نے نرمی سے کہا، میں تو نہیں جا سکتا، تو میں اسپتال نہیں لے کے جا سکتا، پورا دن لگ جائے گا، بس روٹین کا چیک اپ ہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے کہا، ہاں، اسی لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، ہسپتال چلی جاؤ، وہاں سے اپنی امی کے پاس چلے جانا۔ میں نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے، چلو امی سے بھی مل لوں گی۔ میں راستے میں اسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لیے۔ کچھ دیر بعد یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ میں نے یہ بات ابھی حمید کو نہیں بتائی۔ میں نے سیدھی اپنے گھر چلی گئی اور اپنے ماں باپ کو یہ ساری خبر سنائی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ شام کو حمید ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے اسے فون کر کے کہا کہ میں رات ادھر ہی رہ جاؤں، تو اس نے کہا، ہاں رہ جاؤ۔ دراصل ہم نے پلان بنایا تھا کہ کل ہم کمرہ سجائیں گے اور وہاں چھوٹے بچے کے کپڑے رکھیں گے اور پھر اسے سرپرائز دیں گے کہ ماں بننے والی ہوں۔ ہمارے گھر والوں نے ہی مل کر یہ پلان بنایا تھا، اور حمید نے کہا کہ ہاں رک جاؤ، رات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب مل کر پلان کرنے لگے کہ کل کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ سارے بہت خوش تھے کیونکہ ہمارے خاندان کا بھی پہلا بچہ ہونے والا تھا اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ صحن میں روشنی کی ہلکی شعاعیں، پھولوں کی خوشبو اور گھر کے اندر ہلکی ہلکی ہنسی مسکراہٹ ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی سے ہی میری ماں نے میرا ایسا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا جیسے کل ہی میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ ہر لمحے پوچھتی کہ کھانا کھایا یا نہیں، آرام کر رہی ہوں یا نہیں، ہر چھوٹی بات پہ توجہ دیتی۔ میں بھی خوش تھی کہ سب میرے لیے اتنا فکر مند ہے۔ اسی دوران جب میرے شوہر حمید کی کال آئی، میں نے جلدی سے سب کو اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ، کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ ہم کیا پلان کر رہے ہیں۔ حمید نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز بھیجا ہے، ہمارے گھر کے دروازے پر 5 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ بیل بجی تو صرف تم دروازہ کھولو اور سرپرائز کو دیکھو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، سرپرائز کون سا؟ اچانک سے؟ تو اس نے ہنس کر کہا، ہاں، سرپرائز تو اچانک سے ہوتے ہیں نا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں اس کو پتہ تو نہیں چل گیا۔
5-7 मिनट बाद वाकई दरवाजे पर बेल बजी। एक कोरियर वाला बड़ा सा बॉक्स लेकर आया। मैंने कदम बढ़ाकर बॉक्स हाथ में लिया और बहुत भारी और बड़ा सा था, इतना बड़ा कि जूते के डब्बे को 4 दफ़ा जमा करके भी इसके हजम के बराबर नहीं आता था। मैंने घर वालों की तरफ देखा, वो सब खुश हो गए और बोले, अरे वाह, दामाद साहब ने बड़ा प्यार किया है तुमसे, बड़ी मोहब्बत करता है। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने शादी के वक्त सूट मांगा था, लेकिन इस वक्त इनके पास पैसे कम थे, शायद इसीलिए ये चीज़ भेजी है मुझे खुश करने के लिए। मैंने बॉक्स खोला और जैसे ही ढक्कन उठाया मेरी जान निकल गई। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसके अंदर मेरी शादी का जोड़ा था, लेकिन वो जगह जगह से जला हुआ था। हर हिस्सा धुएं के निशान और जलने के दाग से भर गया था। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और दिल बेतरतीब हो गया। साथ ही एक कागज़ था जिस पे लिखा था तलाकनामा। मैं फ़ौरन बेहोश हो गई और गिर पड़ी। मेरे घर वाले जो करीब आए थे वो भी हैरान रह गए। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे मुंह से सिर्फ हल्की हल्की आवाज़ निकल ली कि ये क्या हो गया। वो लम्हा बिल्कुल सुना सा लग रहा था। सहन में रोशनी झलक रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर अंधेरा छा गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया या ये सब खेल है? मेरा दिमाग भाग रहा था और मैं घर वालों की तरफ देख रही थी, जो अपनी जगह जमी हुई हैरत से मुझे देख रहे थे। हर किसी की आंखों में शौक और परेशानी का अक्स था। मैंने अपने हाथ बॉक्स पर रखे हुए महसूस किए और दिल बेचैन हो गया। ये लम्हा मेरे लिए सबसे खौफनाक और अहम था। मेरी खुशी एकदम गायब हो गई और पूरा माहौल सुनसान सा लगने लगा, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने अपने शोहर हमीद की बातें, मुस्कुराहटें और पिछले लम्हे याद किए और सोचा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये सब अचानक, ये सब एक ही लम्हे में मेरी खुशी को खौफ में बदल दिया था। जब मुझे होश आया तो पहले मुझे लगा कि मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन जैसे ही आंखें खोली मैंने देखा कि वो डब्बा और वो तलाकनामा बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे मैंने देखा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और हाथ कांप रहे थे। मेरे गिर्द एक अजीब सी खामोशी थी, पूरा कम जैसे पूरा कमरा सुनसान हो गया हो। मैंने अपने हाथ डिब्बे की तरफ बढ़ाए, लेकिन कांपने की वजह से हाथ साफ से काम नहीं कर रहे थे और दिल के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। मेरे बाबा, जो हमेशा मेरे लिए फिक्रमंद रहते थे, वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हमीद ने फ़ोन नहीं उठाया था। बाबा ने गुस्से और परेशानी में कहा, मैं जाकर इसे घर बुला कर लाता हूँ। मैंने सोचा शायद कुछ वाकई गलत हो गया है। बाबा ने बाहर निकलने की तैयारी की तो इसी वक्त सामने मरियम आपी खड़ी हो गई। वो अपने हल्के रंग के दुपट्टे में थी और आंखों में तशवीश थी। दरवाज़ा बजाने से पहले बाबा ने दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने फ़ौरन मेरी तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने हल्की सी लर्जिश के साथ पूछा, कौन सी बात? तो वो मेरी तरफ देखकर जले हुए लहंगे की तरफ इशारा किया और बोली, क्या हुआ? मैंने सारी बात बता दी कि कैसे हमीद ने शादी का जोड़ा जलाया और तलाकनामा भी भेज दिया। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली कि शुक्र है तुम इस घर में हो। मैं हैरान होकर पूछा क्या मतलब? वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, मेरी फेस रीडिंग मुझे कभी धोखा नहीं देती, इसीलिए मैंने अपने ज़रिए इस्तेमाल करके तुम्हारे शोर के बारे में पता लगाने की कोशिश की। मैंने कान खड़े करके पूछा कि क्या पता चला? तो उन्होंने सांस लेते हुए कहा, ये दोनों बहन भाई गाँव में रहते थे। ये लड़का हमीद अपनी बहन से इंतहा की मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत कि अगर कोई इसकी बहन के सामने उफ तक बोले तो ये इसकी जान भी ख़त्म कर सकता है। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने सर हिलाया और कहा, ऐसा ही है। उन्होंने बताया कि इसकी बहन की ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, क्योंकि उसकी बहन किसी गलत रिश्ते में थी और उसके घर वाले यानी उसकी माँ और सगा बाप दोनों उसकी बहन की ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। हमीद ने घर को आग लगा दी, अपनी बहन को लेकर शहर आ गया और इस आग में इसका बाप और उसकी सौतेली माँ दोनों इस दुनिया से चले गए। मैं आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। मेरी सांस रुक सी गई थी।
دل کے اندر ایک عجیب خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مریم آپی نے مزید بتایا کہ صرف یہ نہیں بلکہ حمید کا کرائم ریکارڈ بھی ہے۔ وہ نہ تو شریف ہے، نہ رہنے کے قابل، اور نہ ہی اچھا انسان ہے۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، اچھا تو اس نے کہا تم نے کیسے اس کے ساتھ 3 مہینے گزارے ہیں؟ میں نے کہا اچھا وہ طلاق ہو گئی۔ تو میں نے نام سر ہلا دیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھی اور بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے طلاق نہیں لگتی۔ مریم آپی نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، پھر ہمیں یہ بات چھپانی ہوگی تاکہ 9 مہینے گزر جائیں اور اس کے بعد واقعی طلاق ہو جائے۔ ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا، پوچھنا ہوگا کسی سے۔ تم اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کے پیچھے پولیس بھی ہے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، دل بے چین ہو گیا۔ میرے ماں باپ جو قریب کھڑے تھے وہ بھی حیرت اور خوف میں ڈوب گئے۔ میں نے پوچھا، تو کیا ہوا، یہ سب کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں پتہ چلا کہ حمید کیوں چپ چپ رہتے تھے، وہ کیوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کیوں کبھی اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تمہاری بہن کا پسند کا لہنگا جلایا تھا اور تمہاری شادی کے جوڑے کو جلایا اور ساتھ ہی تمہیں طلاق دے دی۔ اس لمحے میں کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دل کا خون خشک ہو گیا تھا۔ ماں باپ نے مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ شکر ہے تم بس گھر پر ہو، باقی معاملات ہم دیکھ لیں گے۔ باقی معاملات بگڑ گئے کیونکہ میری طبیعت ٹینشن کی وجہ سے خراب ہوئی اور میرے ابتدائی دنوں میں بچہ ضائع ہو گیا۔ سب نے کہا کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حمید سے رشتہ ختم ہو گیا۔ میرا دل کے اندر خوف اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، میری آنکھیں زمین کو دیکھ رہی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا درد تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ حمید کے ساتھ گزارے گئے دن کیسے امن و سکون میں بدل گئے تھے اور اب اچانک یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا، وہ بھی پریشان اور خوفزدہ تھے۔ سب کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش کے آثار تھے۔ میں نے سوچا یہ سب کیسے برداشت کروں گی؟ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے یا پھر یہ کوئی خواب ہے؟ دل کے اندر خوف کے ساتھ غصہ بھی اٹھ رہا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ مریم آپی نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اب کچھ بھی نہ کرو، تمہیں صرف صحت مند رہنا ہے اور بچے کے لیے بھی آرام ضروری ہے۔ ہم سب دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے، ہم سب معاملات سنبھالیں گے اور پولیس یا حمید کے ریکارڈ کے تمام معاملات ہمیں معلوم ہیں، تم بس اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ میں نے سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میرے اندر خوشی اور خوف کے احساسات ایک ساتھ تھے، دل کے اندر درد اور پریشانی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب میری زندگی کا سب سے مشکل وقت ہے، لیکن میں گھر والوں کے ساتھ محفوظ ہوں اور میرے بچے کی خوشی کے لیے مجھے صبر اور ہمت رکھنی ہوگی۔ اس دن کے بعد ہم سب نے پلان بنایا کہ حمید کے معاملات قانونی طور پر سنبھالے جائیں اور میں اپنے بچے کے لیے آرام اور حفاظت پر توجہ دوں گی۔ مریم آپی نے کہا کہ تم بس اپنے جسم اور بچے کے لیے فوکس کرو، ہم سب باقی معاملات دیکھ لیں گے۔ اور میں نے دل میں سوچا کہ اب زندگی میں صرف بچے اور گھر والوں کی حفاظت ہی سب سے اہم ہے۔ یہ لمحہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، کیسے اچانک خوشی اور خوف کا ملا جلا احساس میرے دل اور دماغ پر چھا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مریم آپی نے تو حقیقت میں کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے خود ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں مداخلت نہ کریں، لیکن کسی اور نے حمید کے خلاف رپورٹ کروا دی تھی اور اسی وجہ سے وہ پکڑا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اس وقت مجھے ہر لمحے حیرت ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کس طرح میں اس آدمی کے ساتھ رہتی رہی۔ میں نے اس کی چھوٹے چھوٹے حرکات نوٹ کی۔ جب میں اس کی بہن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی تو وہ سب کچھ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا تھا۔ وہ باتیں نوٹ کرتا تھا اور چھوٹے چھوٹے اشارے بھی اپنی بہن سے پوچھ لیتا تھا اور سب کچھ نوٹ کر لیتا تھا۔ جب مجھ سے سوٹ چل گیا تب بھی اس نے سوچا کہ میں نے وہ جان بوجھ کر جلایا ہے اور اس واقعے کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنے دماغ میں رکھتا رہا۔ میں نے ہر لمحے کو یاد کیا کہ کیسے وہ ہر بات پر نظر رکھتا تھا، ہر چھوٹی بات نوٹ کرتا تھا اور یہ بھی کہ اس کی بہن اسے سب کچھ بتاتی تھی، وہ سب کچھ بغور سنتا تھا۔ اس وقت مجھے حقیقت میں سمجھ آئی کہ یہ محبت نہیں بلکہ ابسیشن تھی، اور مریم آپی نے مجھے واضح کیا
کہ obsession ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ جوڑ دیتی ہے، اور یہ شدت حد سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا کتنی خطرناک حالت تھی اس کی، یہ شدت ہر لمحے مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید میری زندگی کے کئی سال اس کی کنٹرول میں گزرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ خوش قسمتی سے ابھی مجھے وقت ملا اور میں نے خود کو اور اپنے بچے کو بچا لیا۔ میری زندگی میں آنے والا صدمہ واقعی بہت بڑا تھا، لیکن میں نے سیکھا کہ محبت اور تعلقات میں حد کا ہونا ضروری ہے۔ حد سے زیادہ محبت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ سبق میں نے اپنی زندگی سے سیکھا۔ لیکن میرے ساتھ بھی کون سا اچھا ہوا۔ میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور مجھے یہ حقیقت قبول کرنی پڑی کہ اگر حمید میری زندگی میں نہیں بھی رہتا تو میں اپنی اولاد کو ضرور پالتی اور محبت دیتی۔ یہ سوچ کر دل کو کچھ سکون ملا، کیونکہ بچے کی محبت کسی بھی رشتے سے بڑی ہوتی ہے اور زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس صدمے نے مجھے ٹراما دیا، لیکن مجھے یہ بھی سبق دیا کہ اپنی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی ٹھان لی اور یہ سوچا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھولنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ دھبا لگا کے شادی ہوئی، 3 مہینے بعد شوہر نے طلاق دے دی۔ میرے ماں باپ پریشان ہوئے اور بہت رنج میں تھے، لیکن اب صرف مریم آپی تھی جس کی باتوں سے مجھے تسلی ملتی تھی۔ وہ میرے ساتھ تھی اور ہر لمحے میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان کو زندگی میں ایسے لوگ مل جائیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، جو درد کے وقت ساتھ دیں اور سچائی کے راستے دکھائیں۔ وہ میری زندگی میں خوش قسمتی سے موجود تھی۔ مریم آپی نے کہا کہ 4 دن کا رونا ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ کل کچھ آدمی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور ابھی تو اس نے صرف تمہیں طلاق دی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی میں خوش نصیب ہوں کہ ابھی تک میرا جسم اور میری زندگی محفوظ رہی۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے کچھ اور بھی کیا ہوتا، لیکن ابھی صرف طلاق دی گئی۔ اس وقت مجھے یہ حقیقت بڑی ہلکی محسوس ہوئی کہ مجھے اپنی جان بچانے کا موقع ملا، اور میں نے دل سے سوچا کہ اب میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے زیادہ حد سے زیادہ وابستہ نہیں ہوں گی، اور ہر تعلق میں حد کا خیال رکھوں گی تاکہ کوئی بھی انسان میری زندگی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرے لیے یہ لمحہ سکون کے ساتھ خوف بھی لایا، لیکن میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ زندگی دوبارہ شروع ہوگی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے تیاری کی۔ مریم آپی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک سبق تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی محبت کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضروری ہے، اور ہر فیصلے میں صبر اور سوچ بچار لازمی ہے۔ زندگی نے مجھے دوسرا موقع دیا اور میں پھر سے شادی کر لی، ایک شخص کے ساتھ جس کی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی 1 مہینے بعد دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ شخص ایماندار اور شریف تھا، اور اس کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی نصیب اور قسمت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کو نصیب کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر رشتہ جو اچھے ارادوں اور سچائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بیٹیوں کے معاملات واقعی بڑے عجیب اور نازک ہوتے ہیں۔ انسان کو نصیبوں سے ڈر لگ جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ نصیب کی لکیر پہ ہوتی ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا چاہیے۔ پہلی پوری انکوائری ہونی چاہیے، بندہ کون ہے، کیسا ہے، اور منگنی کے بعد 4-5 مہینے جانا اور آنا رکھنا چاہیے تاکہ ہر پہلو سے جانچ پڑتال ہو سکے۔ یہ واقعی درست ہے کہ انسان کو جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک واسطہ نہ پڑے تب تک بہت کچھ نہیں معلوم ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ محبت میں حد سے تجاوز خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ہر رشتے میں احتیاط اور سمجھداری ضروری ہے، اور ہر فیصلے میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ میں نے دل میں وعدہ کیا کہ اب میں ہر تعلق میں عقل، حد اور محبت کا توازن رکھوں گی، اور اپنی زندگی کو خوشیوں اور سکون سے بھر دوں گی۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ بیٹیوں کے معاملات اور شادی کے فیصلے واقعی حساس اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ انسان کو نصیب اور شخصیت دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تجربہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ زندگی میں حد سے زیادہ
हिफाजत और समझदारी की ज़रूरत होती है। हर रिश्ते में जल्दीबाजी नुकसान दे सकती है, लेकिन सब्र और मुहतात रहकर खुशी हासिल की जा सकती है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।